हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो तो वही प्रयास आपकी सफलता में बदल जाते हैं। चींटियां कण कण करती हुई मन कर देती है। इसी तरह हमने जब इतिहास की शुरुआत की तब यही मन में था कि धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इतिहास आपका पूरा हो जाएगा। अगर एसएसटी में बात करें तो इतिहास सबसे बड़ा विषय होता है, सबसे विशाल सिलेबस इसी का होता है और इसी में भय होता है कि क्वेश्चन कहां से आता है। तो हमारे सामने भी चुनौतियां थी कि किस तरह सिलेबस पूर्ण होगा, कौन सा आपकी बाकी नहीं रह जाए। लेकिन आज जाकर संतुष्टि आ रही है कि अब आपका इतिहास पूरा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में एक पीडीएफ आपके कोर्स में भी ऐड कर रखी है, उसको भी जरूर देख लेना। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जैसे आपके तो सेकंड ग्रेड में तो स्पष्ट दे रखा है कि उसमें 1857 क्रांति है, लेकिन रिटन मुख्य परीक्षा में उसमें नहीं दे रखा कि उसमें क्या है। तो रिटन मुख्य परीक्षा में अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो 1857 क्रांति भी पढ़ेंगे। तो इसको करा देता हूं। बाकी जो दिया हुआ है वो सब आपकी वहां पर पीडीएफ है और इन सब की पीडीएफ आपके कोर्स में ऐड है, सब आपको वहां पर मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना है, आपका क्रम करना है। तो यहां से बात करेंगे। पहले बात करने से पहले यहां पर देखते हैं कि अभी आपकी जो 1857 क्रांति है भारत की, इससे अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। अगर यहां से बात करेंगे आपकी 1857 क्रांति में 2010 से लेकर 2022 तक, या यहां पर मान लेते 24 तक ही मानेंगे, पूरा 2024 तक सेकंड ग्रेड में अब तक जितने पेपर आयोजित हुए उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात करेंगे। यहां पर बात करूंगा 2010 में ये टॉपिक शामिल नहीं था तो इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2011 में भी ये टॉपिक शामिल नहीं था तो ये भी नहीं पूछा गया। ये टॉपिक आपके शामिल हुआ एसएसटी में सेकंड ग्रेड में 2013 में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया और हर बार इससे एक क्वेश्चन आता है। अभी संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था वो कि इस 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह, इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो उसका आंसर था बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन यहां लिख देता हूं जो आपकी आसानी रहेगी। बेंजामिन डिज़राइली, यहां पर डिज़राइली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे तो इन्होंने कहा था। अब यहां पर देखते हैं अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, ताकि आप आगे शुरुआत करोगे तब आपके मन में रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। जैसे नंबर 1 तो क्या है? नंबर 1 तो यह है कि किस क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की किस छावनी में किया था? मंगल पांडे था तो किस सैनिक छावनी में इसने विद्रोह किया था? तो पहला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, तो वो तो बैरकपुर था। कहां पर? बैरकपुर। अब यहां पर मैं कहने का मतलब है कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया, आपने ये रख लिया नहीं। क्वेश्चन बताने का उद्देश्य ये है, सभी विषयों में मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे आप अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, कौन सा भी विषय हो, सभी के क्वेश्चन दे रखे इस तरह से, और वही आपको विश्लेषण करना है। अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी से किया था? ठीक है, उसने किया था बैरकपुर से किया, समझ गए, बैरकपुर से किया। अब आपको यहाँ पर बैरकपुर से किया, लेकिन क्वेश्चन उसने देख लिया जमाना कि मंगल पांडे से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा गया। आपको मंगल पांडे के बारे में जो भी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसने विद्रोह कब किया था, ये कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित था, इसको कब फांसी दी गई, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये 4-5 क्वेश्चन आपको इसको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यही तो है यहाँ पर। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? झांसी ने जो लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया कब शामिल किया गया? अब यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि झांसी को 1853 में शामिल किया गया। ठीक है, ये मैंने याद कर लिया। तो अब आपको न्याय के साथ ब्रिटिश साम्राज्य में जो जो शामिल किए गए, अवध को कब शामिल किया गया, बगाड़ को कब शामिल किया गया, उदयपुर को कब शामिल किया गया, अवध को कब शामिल किया गया, नागपुर को कब शामिल किया गया, ये पूरी दिनांक आपको आदमी चाहिए।
डरोजी ने कौन कौन से शामिल किए, कब शामिल किए, कौन कौन से राज्यों की उपाधियां जब्त की, कौन से राज्यों को कुशासन के आधार पर जब्त किया, ये चीजें याद होनी चाहिए। साथ में इन राज्यों के जो शासक कौन थे उसमें ये भी याद होना चाहिए। ये तो है 1857 क्रांति। क्वेश्चन देखने का मतलब यही तो है। इसी तरह भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनीफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 क्रांति का कारण बना। तो एनीफील्ड जो बंदूकों की शुरुआत किसने की थी, तो की थी हेनरी होल्डिंग ने। किसने, हेनरी होल्डिंग ने इसकी शुरुआत की थी। और भारत में उस समय जब भारतीय सेना को प्रारंभ किया उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वाइसराय था। तो कौन था, हेनरी होल्डिंग। जो एनीफील्ड राइफल क्यों, एनीफील्ड राइफल में क्या था, सुअर की और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था। इस कारण सुअर को तो मुसलमान धर्म के लोग और गाय को हिंदू धर्म के लोग पवित्र मानते। इस कारण इस क्रांति में पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया था भरपूर। द इंडिपेंडेंट पुस्तक किसने लिखी, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। और यहाँ पर किसने 1857 की नामक पुस्तक लिखी, ये पूछी गई 2022 का क्वेश्चन था। तो ये एस.एन. सेन ने लिखी थी, एस.एन. सेन ने। तो क्वेश्चन थे अभी तक के 2022 का था। और 2024 का भी मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं, विस्तार से पढ़ लेते हैं एक बार 1857 क्रांति के बारे में, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर पूरा समझने की सहायता मिलेगी। देखो, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो भारत में जो 1857 क्रांति है, इसकी जो शुरुआत है हुई भी थी, व्यापक रूप से हुई थी। इसका प्रभाव भी बहुत पड़ा था। अगर भारत में उस समय जो देशी रियासतों के जो शासक थे, अगर अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो उस समय बहुत बड़ी क्रांति हो जाती। और बात करेंगे इसकी जो बनक है, उस समय जो वाइसराय था उसको ही लग गई थी कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। तभी तो लॉर्ड कैनिंग कहता है, जो उस समय क्रांति के समय भारत का वाइसराय था, तो कहता है, कैनिंग कहता है कि भारत में कुछ होने वाला है। कथन भी इसका क्या है 1857 क्रांति से पहले, कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है। भारत का जो शांत वातावरण है उसमें छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है, जो बूंदाबांदी कर सकती है। तो वही बादली थी ये 1857 क्रांति। बस कुछ शासकों के जो तारीख जो थी क्रांति की, जो 31 मई तय की गई थी, उस तारीख का इंतजार भी नहीं किया। उचित शासकों ने एक साथ आंदोलन करते, साथ उसका काम करते, तो अलग अलग जगह अलग अलग समय पर क्रांति भी, जैसे कहीं 4 जून को हुई, कहीं 5 जून को हुई, कहीं मई में हुई, कहीं कहां हुई, एक साथ होती तो उसकी एक अलग रहती। क्योंकि अंग्रेजों को समय मिल गया एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अगर एक साथ होते तो कहां संभालते, वो क्या करते। लेकिन यहाँ पर ये दूरदर्शिता थी शासकों की। भारतीय शासकों के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे। लेकिन कैनिंग ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि भारत में कभी भी एक शांत आकाश में छोटी सी बादली आ सकती है, पानी की बूंद। वही हुआ और कैनिंग के समय हुआ। अब हुआ क्यों, ये 1857 क्रांति हुई क्यों, कारण क्या था। देखो, अगर मैं बात करूं, जो भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद में आपने देखा होगा कि जैसे महाराणा प्रताप का और अकबर का युद्ध हुआ, राणा सांगा ने इतने युद्ध किए, महाराणा कुंभा ने इतने युद्ध किए, इतने पानीपत की लड़ाई हुई, ये लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई। लेकिन आपने देखा होगा कि अंग्रेज आने के बाद में किसी भी राजा ने, किसी भी शासक ने युद्ध नहीं किया आपस में। क्यों नहीं किया, कारण क्या था, इस कारण को आप यहां पर समझोगे। अंग्रेजों के आने के बाद में एक हुआ, गवर्नर हुआ यहां पर वेलेजली। कौन था, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि जो देशी रियासतों के जो शासक थे, उन शासकों से कहा कि अब आप अपने राज्य में आराम से रहिए, खुश रहिए, नृत्य देखिए, मदिरा पान कीजिए, आपको जो करना है जो कीजिए, आप बस आराम कीजिए, आपको युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसो आराम करते रहिए, आपकी राज्य की सुरक्षा हम करेंगे। ये किसने कहा, वेलेजली ने कहा कि आपकी राज्य की सुरक्षा हम करेंगे, बस हमें क्या चाहिए कि आपके राज्य में हमारी एक सैनिक टुकड़ी होगी,
हमारी सैनिक टुकड़ी मतलब अंग्रेजों की थोड़ी सी फौज रहेगी, और साथ में हमारा एक रेजिडेंस भी रहेगा, हमारा एक अधिकारी भी आपके दरबार में रहेगा, अंग्रेज अधिकारी। तो देसी रियासत ने सोचा कि इतना इतना अच्छा फायदा क्या है कि हमें भी किसी तरह की कोई आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं कि हमारे कोई ऊपर आक्रमण करे। उन्होंने भी हाँ बोल ली कि ठीक है आप रहो और आप इस तरह से करो। तो ये वेली दिल्ली की थी सहायक संधि, यानी कि जो भी सहायक संधि करेगा, जो भी राज्य सहायक संधि करेगा अंग्रेजों जिससे, उस राज्य की सुरक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज। और अंग्रेजों की जो सैन्य टुकड़ी रहेगी, जो अधिकारी उनके दरबार में रहेगा, उनका खर्चा केवल वही राज्य चुकाएगा जो देसी रियासतों के शासक। तो संधि बहुत शानदार थी, क्योंकि उस समय सभी शासक चाहते थे आराम से रहे। तो इस संधि को लगभग सभी शासकों ने कर लिया। और सबसे पहले भारत की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हैदराबाद। कौन थी? प्रथम थी हैदराबाद। 1798 में हैदराबाद ने प्रथम सहायक संधि की। और हैदराबाद का निजाम कौन था? अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हैदराबाद का जो निजाम था वो निजाम अली था। कौन था? निजाम अली। निजाम अली ने सर्वप्रथम यहाँ पर सहायक संधि की। उसके बाद में मैसूर ने भी कर ली। मैसूर यानी कर्नाटक का पूरा क्षेत्र। 1799 में मैसूर ने भी कर ली, कृष्ण राय था उसमें शासक। उसके बाद में तंजौर के शासक ने कर ली 1799 में। अवध के शासक ने कर ली। अवध का जो शासक था सादिक अली, उसने भी कर लिया 1801 में। पेशवा ने भी कर ली 1802 में। जो पेशवा का जो शासक था बाजीराव दिरते, उसने भी कर ली। सिंधिया ने, ग्वालियर ने भी कर ली, दौलतराव सिंधिया ने 1803 में। इन सब शासकों ने बड़ी रियासतों में सहायक संधि कर ली। लेकिन ये संधि उस समय अच्छी लगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन राज्यों को बाद में 50 साल के बाद में पता लगा, जैसे 1800 में किया इन्होंने संधि, अब 50 साल के बाद में इन शासकों को लगा कि क्या हुआ कि सहायक संधि तो कर लिया अपन ने, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बाद में आया कि अंग्रेजों ने जो सहायक संधि के माध्यम से उस राज्य की विदेश नीति अपने हाथ में ले ली पूरी की पूरी। और राज्य, वो देशी रियासत किसी राज्य के साथ कोई भी संधि करेगा, कोई भी वार्ता करेगा, कोई पत्र विवाद करेगा, तो पूरी सूचना अंग्रेजों को देनी होगी, पूरी की पूरी। मतलब कुछ भी वार्तालाप करना हो किसी दूसरी राजा के साथ, किसी भी रियासत के साथ, तो अंग्रेजों को पूरी सूचना देनी होगी। हमें मालूम ना थी कि तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से ये शासक सोचने लगे कि अब तो सभी सूचनाएं हमारे किसके पास है? वेली दिल्ली जो सहायक संधि जो था वो उसके पास है पूरी पूरी। अब अगर ये सहायक संधि से बाहर निकल जाए तो अंग्रेज उसको हड़प लेते थे। तो ये तो बहुत दुर्दशा होगी। तो इनको भी, इन शासकों का भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। दूसरा क्या था? अब उसके बाद में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति क्या थी? इसी व्यक्तिगत नीति के तहत यह किया गया कि डलहौजी ने एक नियम बनाया। नियम ये बनाया डलहौजी ने कि जो भी देशी रियासत रहेगी और देशी रियासत का कोई भी अगर वारिस नहीं होता है, यानी कि राजा का कोई पुत्र नहीं होता है, तो उस रियासत को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये नीति, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत नीति, यानी कि शामिल कर लिया जाएगा। तो इसने बहुत सी रियासतों को शामिल कर लिया। जैसे अगर यहाँ बात करें तो देखो सतारा को यहाँ पर 1848 में सर्वप्रथम इसको शामिल कर लिया। सतारा को शामिल कर लिया। जैतपुर सिमरपुर को भी 1849 में शामिल कर लिया। बगाड़ को 1850 में शामिल कर लिया। उदयपुर को शामिल कर लिया, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है। झांसी को 1854 में शामिल कर लिया और नागपुर को भी 1854 में शामिल कर लिया। इन राज्यों को सबको ही शामिल कर लिया। किसके आधार पर? इनके कोई भी वंश नहीं है, इस आधार पर। और अवध, जो अवध एक बहुत बड़ा था, अवध बहुत बड़ा राज्य था, उत्तर प्रदेश। इस अवध का इस वारिस था, लेकिन इस आधार पर डलहौजी ने इसको हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर। क्या लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया 1856 में। और अवध उस समय बंगाल बहुत बड़ा केंद्र था क्रांतिकारों का, बहुत बड़ा केंद्र था बंगाल उस समय क्रांतिकारों का। तो अवध को उसमें बंगाल की आर्मी का पौधशाला कहते थे। आर्मी की क्या? पौधशाला कहते थे। बंगाल की आर्मी की पौधशाला, यानी कि अधिकांश जो भारतीय सैनिक निकले, क्रांतिकारी निकले, वो अवध से ही निकले। पर अवध को किसने हड़प लिया? डलहौजी ने पहले ही बोल दिया था अवध के बारे में। डलहौजी ने पहले कह दिया अवध के बारे में
कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। किसके बारे में कहा? अवध के बारे में कहा। तो ये भी ध्यान रखना कि किस रियासत के बारे में कहा गया है कि गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो अवध के बारे में किसने कहा? डलोदी ने। और डलोदी ने वो करी दिखाया, जोट माट कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया। और यहाँ का जो शासक था नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के गार्डन में भेज दिया गया। ठीक है। और इसी तरह से वे अगर आप बात करेंगे तो आपके राजस्थान में भी था एक राज्य, रियासत, करौली रियासत। करौली रियासत में भी कोई भी पुत्र नहीं था शासक के, और इसको भी हड़प लिया। किसने? डलोदी ने। लेकिन वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सर्वोच्च थी, उसने ये कहते हुए वापस इसको हटा दिया, इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये हमारा एक सुरक्षित मित्र है। तो आपको पता होगा जब राजस्थान में 1857 क्रांति हुई थी, जब कोटा में जब 6 महीने तक जनता का शासन रहा था, जयदयाल मेहराब खान ने कोटा में क्रांति की थी, तो उस समय आपको पता होगा कि जो करौली था, जो करौली का जो शासक था मदन पाल, उस समय 1857 क्रांति समय मदन पाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1857 क्रांति समय कोटा की क्रांति को कुचलने में करौली का जो शासक था मदन पाल, उसने सहायता की थी। क्यों की थी? क्योंकि करौली को उसमें नहीं हट पाता, ये योगदान माना जाता है उसका। मदन पाल ने सहायता क्यों की उसकी? अंग्रेजों की। कारण क्या था? कारण यही था कि अंग्रेजों ने करौली को नहीं हड़पा, जबकि वहां पुत्र नहीं था, करौली को छोड़ दिया। इसलिए करौली 1857 क्रांति में अंग्रेजों का वफादार रहा, तो इसको भी नहीं हड़पा। इसी तरह बाद में उदयपुर को और बगाट, जो आपके देखोगे यहाँ पर उदयपुर और बगाट को जो 1850 में 1852 में जो हड़पा था, उसको भी वापस से लौटा दिया गया कि इनको भी, बाकी सभी को हड़प लिया। और यहाँ ही वापस से तारा, जयपुर, झांसी, नागपुर, सभी जगह विद्रोह हुए थे, जितने भी ये थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने की। तो कारण क्या था? कारण ये समझ गए होंगे, इस तरह से हुआ। और बाद में डलोदी ने ही क्या किया? डलोदी ने की नीति ने वहां पर तंजौर और कर्नाटक, कर्नाटक मतलब मैसूर, तंजौर और कर्नाटक के शासकों की उपाधि जब्त कर ली। और ये भी डलोदी ने भी बोल दिया, क्या बोल दिया कि 1849 के बाद में बादशाह को अपना महल जो लाल किला है दिल्ली का, वो छोड़ना पड़ेगा और उसको पास में एक कुतुब मीनार के पास में छोटी सी जगह है, वहां पर जाकर रहना पड़ेगा। तो बादशाह को हुक्म दे दिया, क्योंकि बादशाह उसमें पद तो था उसके पास, बादशाह का, मुगल बादशाह का, लेकिन उसके पास कुछ भी सत्ता नहीं थी, बिल्कुल निर्जीव ही था, कुछ भी नहीं, सब कुछ अधिकार अंग्रेजों के पास था, नाम मात्र का था वो, हाँ वह मुगल बादशाह है, एक वारिस है, कुछ भी नहीं था उसके पास। एक तरह से यही था, वो तो पूरा अधिकार अंग्रेजों के पास ही था। और बाद में डलोदी ने बोल दिया कि 1849 के बाद में बादशाह को, मुगल बादशाह को लाल किला भी छोड़ना पड़ेगा। तो जो वफादार लोग थे किसके? बहादुर शाह जफर सेकंड के, जो मुगल बादशाह के, वो लोग भी भड़क गए कि अब तो बादशाह का अपमान कर रहे हैं, इस तरह से कुछ छोड़ कर देना पड़ेगा लाल किला। तो इसलिए भी वहां के मुगल जो बहादुर शाह जफर था, उसके लोगों ने भी क्या किया? विद्रोह का साथ दिया। ये कारण थे। बाकी और कुछ और भी कारण थे। क्रांति की बात करेंगे, क्रांति में जैसे बात करेंगे अपन, तीसरा कारण, दो कारण तो हो गया। दो कारण कौन कौन से? नंबर एक तो जो आपने पढ़ा हुआ विलिंगटन की जो सहायक संधि, वेली जेली की जो सहायक संधि थी, और डलोदी की जो थी व्यक्तिगत सिद्धांत, ये दो तो बहुत कारगर थे जिन्होंने क्रांति में साथ दिया। तीसरा है जातीय श्रेष्ठता। जातीय श्रेष्ठता का मतलब यह है कि कोई भी भारतीय कितनी भी योग्यता रखता हो, लेकिन ब्रिटिश जाति को, अंग्रेज जाति को श्रेष्ठ माना जाता था। कोई भी भारतीय कितना भी अच्छा काम कर ले सेना में, उसको सूबेदार से ज्यादा पद ऊंचा नहीं मिल जाता, वो सूबेदार की लास्ट रैंक थी, उससे बड़ा जो पद मिलेगा केवल अंग्रेज सैनिकों को मिला था। तो भारतीय सैनिकों के मन में भी ये हीनता की भावना आ गई, इसलिए सैनिकों ने भी समानता के लिए ये आंदोलन में भाग लिया था। इसी तरह धार्मिक निरयोगिता अधिनियम 1850, धार्मिक निरयोगिता अधिनियम 1850 के तहत अब ईसाई धर्म के जो पुत्र जो थे उनको भी अब एक तरह से उत्तराधिकार का अधिनियम प्राप्त हो गया। ईसाई धर्म में अब ये माना गया कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको भी एक तरह से उत्तराधिकार का पूरा अधिकार, यानी उसमें एक ईसाई धर्म को फैलाने की साजिश भी थी यहाँ पर भारत में। ये भी बात लोग समझते कि भारत में जो अंग्रेज है वो भारत में जबरदस्ती ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
इस कारण बहुत से लोगों में उनके प्रति घृणा थी। डाकघर अधिनियम 1854, इस अधिनियम के तहत पहले सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा मिलती थी कि अपने पत्र एक जगह से दूसरी जगह, बहुत बड़ी बात थी उस समय डाक पत्र। आप देखो एक समय जब टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था, डाक का इतना कितना महत्व था, बहुत ज्यादा महत्व था। जिसको लिखना पढ़ना आता था वही बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय जो डाक अधिनियम 1854 के द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवाएं समाप्त कर दी गई, इससे भी सैनिकों में असंतोष हुआ। इसी तरह 1856 में कैनिंग के द्वारा ये कहा गया, क्या कहा गया कि मतलब ये लगे आपके सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, यानी दोनों जो अधिनियम थे, इस अधिनियम में क्या कहा गया कि अब भारतीय सैनिकों को भी समुद्र पार अगर नई सेना भर्ती, इस भर्ती नियम के तहत 1856 में वही व्यक्ति अब सेना में भर्ती होगा जो तैयार हो कि वो अब विदेश में भी अगर उसको समुद्र पार भेजे तो वहां जा सकता है। अगर वो नियम को नहीं, समुद्र की यात्रा को नहीं मानता तो उसमें भर्ती न नियम बना दिया। अब भारत का तो बेरोजगार लोग हैं, अब बेरोजगार लोग हैं तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करने को लिए तैयार है। तो अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी राजस्थान में सिपाही भर्ती निकाल दी बहुत बड़ी, लेकिन अब सिपाही का जो काम है एक तरह से भारत में ये माना गया कि शूद्र ही करते हैं। शूद्र जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होते हैं, जो सिपाही का काम है वो शूद्र ही करते हैं। लेकिन बहुत से बेरोजगार व्यक्ति है, पीएचडी वाले हैं, ब्राह्मण है, जो सबसे पवित्र जाति माने जाते, वो भी उसमें फॉर्म भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि बेरोजगार है, तो वो तो करना ही पड़ेगा वो नौकरी छाड़ने के लिए। इसी तरह से अब सामान्य सेवा भर्ती नियम 1856 अब बना दिया तो बहुत से लोग तो नौकरी चाहते हैं। अब इसमें कहा गया कि सभी को समुद्र की सेवा, समुद्र पार करना, समुद्र की यात्रा करनी होगी। और भारत के धर्म में कहा गया था, हिंदू धर्म में, कि समुद्र की यात्रा करना हिंदू धर्म के अनुसार सही नहीं है। इसे हिंदू धर्म क्या होता है? भ्रष्ट होता है। इस कारण तो भारत के लोग बहुत पीछे हो गए। अगर हिंदू धर्म में लिखा हुआ था कि समुद्र की यात्रा करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। भारत के लोगों ने कुछ खोज ही नहीं, किस कारण से? समुद्र की यात्रा की ही नहीं। अब ये इसी तरह पे 1856 में कैनिंग के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो एनिपेड राइफलों का प्रयोग। कब? एनिपेड राइफलों का प्रयोग किसने किया था? भारत की सेना में, भारतीयों के द्वारा 1856 में। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा किया गया। लेकिन जो ब्रिटिश सेना थी, उस ब्रिटिश सेना ने इसका प्रयोग 1853 में ही शुरू कर दिया था। उसमें कौन था? हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग उसमें इसका जो कमांडर ऑफ चीफ था। कमांडर ऑफ चीफ के नेतृत्व में सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना के द्वारा 1853 में ही एनिपेड राइफलों का प्रयोग हुआ। लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका प्रयोग प्रारंभ कब किया? 1856 में इसका प्रयोग किया भारतीय सैनिकों के द्वारा। ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा 1853 में किया गया। तो ये समझ में आया आपको? ये सब कारण है, इस क्रांति के होने के सभी कारण है। अब बात करेंगे घटनाक्रम क्या था। इस क्रांति का पूरा घटनाक्रम समझते हैं। देखो, इस क्रांति की जो डेट है, एक इतिहासों के अनुसार इसकी डेट जो चुनी गई थी वो 31 मई 1857 चुनी गई। 31 मई को, कि 31 मई को एक साथ करेंगे, लेकिन 31 मई नहीं आई, उससे पहले ही 10 मई को मेरठ से क्रांति हो गई। यानी कि आप देखोगे 21 दिन पहले ही। अब बहुत सी जगह तो 31 मई से बाद में 4 जून को एक, 25 जून को एक, 27 दिसंबर को एक, क्या हुई 1 तारीख में। और इस तारीख को बताने के लिए क्रांतिकारों ने कमल और चपाती यानी कि रोटी, कमल और चपाती एक तरह से प्रचार प्रसार का साधन बनाया गया। कमल भी जो है गांव से दूसरे गांव में, इसका ये प्रतीक है क्रांति करेंगे कमल के माध्यम से, कमल और चपाती के माध्यम से। सर्वप्रथम मंगल पांडे ने, जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे जो 34वीं VNI 34वीं NI रेजिमेंट का जो सैनिक था, जो बैरकपुर में थी, तो 34वीं NI रेजिमेंट का सैनिक था। उसने 29 मार्च को 30 मार्च को पहले राजस्थान दिवस मनाते थे। तो 29 मार्च एक दिन पहले 29 मार्च 1857 को उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों को लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी। 2 की लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी। और उसके 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को, जो बैरकपुर में छावनी में था। तो 8 अप्रैल को फांसी दी गई। हत्या कब की गई? 29 मार्च को की गई। कौन से रेजिमेंट से था? 34वीं रेजिमेंट से था। इसके बाद में मेरठ में
बात करेंगे जो मेरठ था, मेरठ में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, तो मेरठ में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई। कब? 10 मई 1857 को, जब यहाँ पर 20वीं NI रेजिमेंट, कौन सी 20वीं NI रेजिमेंट और 3 LC सैनिकों के दौरान यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की। 20वीं, अन्य कौन सी रेजिमेंट में था? 34 में था। और मेरठ में किसने की गई? 10 + 20, 10 मई को 20वीं रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर मेरठ में क्रांति की शुरुआत की गई। और बाद में यहाँ के सैनिक कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे 11 मई को। और 11 मई को पहुंचने के बाद में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वहां पर दिल्ली पहुंचे, भारत का सम्राट किसे घोषित करते हैं? बहादुर शाह जफर को, और क्रांति का नेता भी उसको घोषित कर दिया। और वहां का जो सेनापति बनाया क्रांति का, भारत में क्रांति का जो सैनिकों का जो सेनापति बनाया, पहले तो बनाया था शहजादा जहरूद्दीन को। शहजादा जहरूद्दीन को पहले तो बनाया गया, जिसको मिर्जा मुगल के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में बख्त खां को बाद में क्या बनाया गया था? सेनापति बनाया गया था 1857 क्रांति के सैनिकों का, भारत के सैनिकों का बख्त खां को सेनापति बनाया गया, प्रधान सेनापति। ठीक है। बाद में फिर अलग अलग जगह भी विद्रोह हुए। कहां हुए? जैसे आपको पता होगा 4 जून 1857 को 4 है तो 4 जगह, कहां पर? 4 जून का मतलब 4 जगह विद्रोह है। कहां पर? नंबर 1 हुआ कानपुर में, दूसरा कहां हुआ? लखनऊ में, तीसरा कहां हुआ? झांसी में, चौथा कहां हुआ? ग्वालियर में। 4 जगह 4 जून को, ध्यान रखना 4 जून को 4 जगह, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर, चारों पास में अड़ते, चारों जिले एक साथ ही एक संभाग में आते हैं, एक जगह ही है चारों, और चारों में एक जगह ही शुरुआत हुई। 4 जून को कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में, यहाँ पर टाट टोपी भी आया था। नाना साहब को दो पंथ के नाम से जानते। बाद में नाना साहब अंग्रेजों से अनेक हार के बाद में नाना साहब कहां चले गए? न से क्या रहे आपके? न से नेपाल। कहां चले गए? नेपाल चले गए। कहां चले गए? नेपाल। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिनको महक परी भी बोलते, क्या बोलते हैं? महक परी। इनका पुत्र था ब्रिजिश, उसको बनाया, लेकिन ये बाद में हार गई। और हारने के बाद में एपी कहां चली गई? नेपाल चली गई। कौन? महक परी। और मौलवी अहमदुल्लाह ने इनका साथ दिया था बेगम हजरत महल का। इसी तरह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई में आप देखो महल परी। अब देखो महक परी और महल परी में क्या अंतर है? यहाँ पर महल परी में ल आ रहा है, ल से क्या मतलब? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई में क्या है? ल। तो यहाँ पर जाने महल परी कौन है? महल परी में ल है, और लक्ष्मीबाई में वाली क्या है? ल है। तो ल से क्या मतलब? लक्ष्मीबाई, महल परी। और महक परी आएगा तो महक परी में कौन बचेगा? हजरत महल, उसमें ल नहीं है। इस तरह से आप डिफरेंस ध्यान रख देना। और रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ते हुए, जो अंग्रेज अधिकारी था हुरोज से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई, और इसकी मृत्यु कहां हुई? 18 जून 1857 को इसकी मृत्यु हुई। और इनकी जो कब्र कहां पर, मतलब सॉरी, जो समाधि जो एक तरह से जो बनाते हैं, इसका दाह संस्कार कहां पर किया गया? तो ये किया गया ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। ये भी देखना कि झांसी रानी का जो अंतिम संस्कार कहां पर किया गया? ग्वालियर में इनका अंतिम संस्कार किया गया। और हुरोज ने, जो उस समय हुरोज से लड़ती हुई मारे गई थी रानी लक्ष्मीबाई, तो हुरोज ने उस समय कहा था इसके बारे में कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई ये अकेली मर्द थी। भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई ये अकेली मर्द थी। कौन? झांसी की लक्ष्मीबाई। आगे बात करेंगे ग्वालियर में कौन गए? टाटा टोपे गए, लक्ष्मीबाई दोनों गए वहां पर क्रांति की, लेकिन ग्वालियर के शासन उसमें साथ नहीं दिया। तो वहां पर बाद में टाटा टोपे राजस्थान आए, भागते पढ़ते रहे। बाद में 2 साल के बाद में 18 अप्रैल 1859 को ये मानसिंह के द्वारा, इनका जो मित्र था मानसिंह ने इसकी सूचना दे दी। बाद में पकड़े गए और इनको 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अब यहाँ पर देखना 18 अप्रैल को देख लो, एक तो है 8 अप्रैल, क्या है? 8 अप्रैल, और एक है 18 अप्रैल। यहाँ पर ध्यान देना 18 अप्रैल। तो 8 अप्रैल को किसको? मंगल पांडे को। किसको? मंगल पांडे को। और 18 अप्रैल को किसको? तात्या टोपे को। क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। दोनों को फांसी दी गई थी। ये था 8 अप्रैल 1857 की बात है, और ये 18 अप्रैल 1859 की बात है। ये यहाँ पर ध्यान रखोगे। बाकी और जगह भी हुई। कहां? जैसे बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में की, और बाद में
21 सितंबर 1857 की इसकी हार हो गई। और बाद में हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं में है और यहाँ पर है हडसन, हुमायूं के मकबरे में हडसन के सामने इसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। तो हुमायूं के मकबरे में हडसन के सामने दोनों में है सामने कर दिया। और बाद में बहादुर शाह जफर को जो 80 साल के प्लस थे, 82, 83, 84 साल के थे, इनको यहां से भेज दिया। कहां पर? रंगून में, म्यांमार में भेज दिया कि वहां जाओ तुम, यहां से बार भेज दिया इनको कि नहीं तो तुम इनकी बच्चों की तुम इसके सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके खानदान को पूरा खत्म कर दिया। किसके? बहादुर शाह जफर को, ताकि इसकी कोई औलाद ही नहीं बचे, मुगल वंश नहीं बचे। इसके मुगल वंश को अंग्रेजों ने पूरा खत्म कर दिया। और इसको बुढ़ापे में कहां पर भेज दिया? रंगून भेज दिया। और वहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बारे में कहा जाता है बहादुर शाह जफर के बारे में कि ये इतना बदनसीब है कि इसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये इतना बदनसीब है कि इसको अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज की जमीन भी नसीब नहीं हुई। किस मुगल शासक के बारे में कहा गया है? तो बहादुर शाह जफर, जिनको भारत में 2 गज की जगह भी नहीं मिली, क्योंकि इनको बाहर भेज दिया रंगून में अंग्रेजों ने। तो वहां ही इसकी मृत्यु, वहां पर इसकी कब्र को दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अन्य विद्रोह कहां हुए? देखो, फैजाबाद में किसने किया? फैजाबाद में किया मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह वही था कौन? जिसने बेगम हजरत महल का साथ दिया था। बाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह किया था। तो मौलवी अहमदुल्लाह को राजा जगन्नाथ ने गोली के द्वारा मार दिया था। जगन्नाथ ने इसकी हत्या कर दी थी, मोहम्मद जो अहमदुल्लाह की। असम में किसने किया? मनीराम ने किया। मनीराम दीवान था किनका? मनीराम राजा कंदपेश्वर सिंह का दीवान था। तो मनीराम ने राजा कंदपेश्वर को राजा बना दिया असम का। और इसके नेतृत्व में, मनीराम के नेतृत्व में असम में विद्रोह हुआ। बाद में अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। समलपुर में स है, स से साई, जैसे सुरेंद्र साई, उज्जवल साई, स से समलपुर, स से समलपुर। तो उज्जवल साई, सुरेंद्र साई के नेतृत्व में समलपुर उड़ीसा में विद्रोह हुआ। रोहेलखंड का मतलब बरेली का वही है बख्त खां नहीं है, प्रधान सेनापति, बहादुर शाह जफर का प्रधान सेनापति, यानी कि बख्त खां के नेतृत्व में, खान बहादुर खां के नेतृत्व में, यानी कि बरेली में ब है तो बख्त खां में भी क्या है? ब है। तो बरेली में बख्त खां, समलपुर में साई, सुरेंद्र साई, उज्जवल साई, बरेली में बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया गया। अब इस क्रांति को कोई कहता है कि ये केवल भारत में सैनिकों के द्वारा की गई, इसमें आमजन ने उपयोग भाग नहीं लिया। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, जो अभी आप यहां पर देख लीजिए। अब ये क्रांति तो हुई, बहुत अच्छी तरीके से हुई। अब इसके बारे में अलग अलग लोगों का मत है कि क्रांति किसके द्वारा की गई। जैसे यहां पर बात करेंगे क्रांति किसके द्वारा की गई। देखो यहां पर मुस्लिम षड्यंत्र, यानी कि ये जो क्रांति थी ये केवल मुस्लिम सैनिकों के द्वारा ही षड्यंत्र था। कौन मानता है कि भारत के हिंदू लोगों के द्वारा नहीं की गई, ये तो केवल मुस्लिम षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि मुस्लिम षड्यंत्र का मतलब ये था कि बहादुर शाह जफर को वापस दोबारा मुगल वंश का शासक बनाने के लिए इस क्रांति की गई थी, ताकि वापस एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो सके भारत में। ये एक मुस्लिम षड्यंत्र था। कौन कहता है? जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर और स्मिथ। टेलर, आउटरम और स्मिथ ये कहते हैं कि ये तो एक मुस्लिम षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। सामंतवादी प्रतिक्रिया कौन कहता है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। तो सामंतवाद का मतलब क्या था? जो छोटे मोटे राजा थे, जो सैनिक थे, उनके द्वारा ही ये विद्रोह किया गया। अभी देखो, जो एक जवाहरलाल नेहरू भी इसको क्रांति को क्या नहीं मानते, या तो क्रांति नहीं मानते, सामंतवादी मानते हैं। क्योंकि ये, जबकि जो विदेश के जो लोग थे, जो प्रधानमंत्री दूसरे, वो क्या कहते हैं कि ये तो राष्ट्र विद्रोह था। और नेहरू, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई जवाहरलाल नेहरू से, जिन्होंने केवल इसको सामंतवादी विद्रोह ही कहा। इसका ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह था। इसी तरह वीडी सावरकर, विनायक दाऊद साहब ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने। राष्ट्रीय विद्रोह ये आया था अभी एग्जाम 2024 में, किसने कहा? बेंजामिन डिजरेली ने। राष्ट्रीय विप्लव किसने कहा? ताराचंद ने। ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह किसने कहा? आर रिज ने। बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष किसने किया? टी आर होम्स ने। गोरी और काली नस्लों के बीच संघर्ष किसने कहा? जे जी मेंडल ने। ये आपको यहाँ पर याद करने होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर
ले सकते हो, आपको वहां पे मिल जाएगा पूरी वाली। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इस विद्रोह को लिखने के लिए जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब भारत सरकार ने, देखो भारत सरकार के पास इतिहासकार होते हैं, सरकारी इतिहासकार होते हैं, ताकि वो इतिहास लिखे उनके। तो पहले भारत सरकार ने स्वतंत्र होने के बाद में आरसी मजूमदार को भारत का सरकारी इतिहासकार बनाया। सरकारी इतिहासकार बनाया किनको? आरसी मजूमदार को। लेकिन बाद में इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर इन्होंने कहा था आरसी मजूमदार ने, किसके बारे में, इस क्रांति के बारे में लिखा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये इनकी टिप्पणी थी। इस कारण इनकी रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं की, और फिर इनकी जगह आरसी मजूमदार की जगह भारत सरकार ने 1852 में इनको नियुक्त किया। बाद में मजूमदार को जगह ताराचंद को सरकारी इतिहासकार बनाया। ताराचंद ने क्या कहा था? राष्ट्रीय उपलब्ध कहा था। और जब इनकी टिप्पणी क्या की आरसी मजूमदार की, आरसी मजूमदार ने क्या कहा था कि ये न तो क्या था, न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस कारण सरकार इनसे नाराज हो गई और इनको इतिहासकार की पद से हटा दिया और इनकी जगह बनाया किनको? ताराचंद को। और ताराचंद ने क्या कहा कि ये तो राष्ट्रीय विप्लव है, इसलिए सरकार भी खुश हो गई, हाँ ये राष्ट्रीय विप्लव है। इसने थोड़ी आलोचना कर दिया आरसी मजूमदार ने इस क्रांति के बारे में, तो इनको हटा दिया और इनको बना दिया ताराचंद ने। ताराचंद ने क्या किया? गुणगान कर दिया। राजा महाराजा होते हैं ना, राजा महाराजाओं में कवि वे रहते थे, उनके गुणगान करते थे। अब जैसे अबुल फजल था, अकबर के दरबार में था, उसने अकबर के बारे में एक भी बुराई की हो तो बता दो आप। जिसमें राजा के समय जो भी कवि थे, उन कवियों ने उस राजा की एक भी बुराई की हो तो बता देना आप। एक भी उनके दोहे में, उनके श्लोक में, किसी में भी एक बुराई में, उनकी अच्छाई ही अच्छाई लिखते थे उस समय राजा के हिसाब से। इसे सरकार की इच्छा से ताराचंद ने क्या कहा कि राष्ट्रीय विप्लव है और इनको ही, ताराचंद को ही इस सरकारी इतिहास कहते हैं। उसमें इस आंदोलन का राष्ट्र सरकारी इतिहास कहते हैं। और उस समय एक जो मुस्लिम बहुत बड़े विद्वान थे, धर्म सुधारक थे, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी इस विप्लव पे। कौन सी? असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद। यह उस समय 1859 में प्रकाशित हुई थी और भारतीय भाषा में यह प्रथम पुस्तक थी 1857 क्रांति की। 1857 क्रांति की यह प्रथम पुस्तक थी भारतीय भाषा में। कौन सी? असबाब बगावत हिंद। किसकी? सैयद अहमद खान की। और क्रांति का परिणाम क्या हुआ फिर बाद में? क्रांति का परिणाम आप देखो, जो क्रांति के पहले जो शासन भारत का था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पास था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इस शासन ने किसको सौंप दिया? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। और ब्रिटिश क्राउन का मतलब था कि ताज को, रानी को, राजा को सौंप दिया सीधा ही इंग्लैंड के माध्यम से। और भारत में एक भारत सचिव बनाया गया और एक 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। इनके माध्यम से भारत का शासन किया जाने लगा। और साथ में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग ने, उस समय जो महारानी थी इंग्लैंड की, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसको ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मेघना काटा कहते हैं। और सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक पील आयोग कमीशन का गठन किया गया, पील कमीशन का गठन किया गया। तो इनसे ही मालूम चलता है कि अंग्रेजों ने उस समय कितने सुधार किए थे इस क्रांति के कारण। क्रांति नहीं होती तो क्या इतने सुधार हो पाते? नहीं हो पाते। तो पील कमीशन का गठन क्यों? कि अब